देखो, राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया हमने मौर्यों का। क्या देखा था इसमें? इसमें हमने मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासक देखे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य है, जो 323 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ रहा है और 298 तक गद्दी पर बैठेगा। 298 में जब मतलब मगध में अकाल पड़ चुका है, अकाल से परेशान होकर ये अपनी गद्दी स्वयं त्यागेगा, डेथ नहीं होगी, स्वयं त्यागेगा और बिंदुसार को, अपने बड़े बेटे को गद्दी पर बैठाल कर कहाँ चला जाएगा? ये श्रावण बेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ियों पर संलेखना लेते हुए अपने आप को खत्म कर लेगा। 298 से गद्दी पर बैठा बिंदुसार, जिसको पुराण में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। इसकी उपाधि क्या है? अमित्र घात। क्या है? अमित्र घात, मतलब जो भी इसका दोस्त नहीं है उसको मौत के घात उतार देगा। और उसके बाद 298 से लेकर 273 तक ये शासन करेगा और 73 में मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा गद्दी पर बैठेगा। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, है ना? तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल का प्रशासन। तो प्रशासन समझने से पहले ध्यान रखना, इसकी तुलना करो कि भारत का जो वर्तमान का प्रशासन है और मौर्य प्रशासन है, इसमें क्या क्या समानताएं हैं। तो तुम देखोगे कि लगभग वर्तमान का जो भारत की प्रशासनिक संरचना है वैसे ही मौर्यों की प्रशासनिक संरचना भी थी। जैसे भारत के सर्वोच्च शिखर पर कौन है? ये भारत एक देश है ना। भारत कितने राज्यों में बटा है? 28 तो राज्यों में बटेगा ना। ठीक उसी प्रकार मौर्यों का केंद्रीकृत शासन था। तो पाटलिपुत्र पर कौन बैठ रहा है? वहाँ का राजा, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो। भारत के केंद्र में कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी की तुलना करो तुम चंद्रगुप्त मौर्य से या अशोक से, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र बटा है कई राज्यों में, तो मौर्यों का केंद्र भी, यानी केंद्रीय प्रशासन भी कितने राज्यों में बटा था? कई प्रांतों में बटा है। तो जो प्रांत मौर्य प्रशासन में है वही प्रांतों की तरह भारत में राज्य भी हैं। बात समझ आई? राज्य किससे बटे हैं? मंडल, मंडल या जोन या कमिश्नरी। इसी तरह प्रांत भी किससे बटे थे? मंडल। बात समझ रहे हो? भारत में मंडल किसमें बटे हैं? जिला। यहां पर मंडल किससे बटा है? विषय। जिला किससे बटे हैं? ये विषय किससे बटे हैं? स्थानिक। ठीक है। ये तहसील के अंदर, स्थानिक के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ग्राम पंचायत, द्रोणमुख के अंदर, खावर्टिक। ठीक है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, खावर्टिक के अंडर में ग्राम सभा, ग्राम, और संग्राहक के नीचे गांव। तो जैसी वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्था है वैसे ही मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। ठीक है। मंडल, विषय, विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। मंडल के प्रमुख को प्रतिष्ठा कहा जाता था। स्थानिक 800 गांवों से मिलकर बना है। द्रोणमुख 400 गांवों से मिलकर बना है। खरवाटिक 200 गांवों से मिलकर बना है और संग्राहक 10 गांवों से मिलकर बना है। तो मौर्यों की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? केंद्र। और मौर्यों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
ये ग्राम गौपति के अंदर या गोहपत के अंदर गवर्न होता था। बात समझ गए? तो अगर पूछा जाए मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था कि विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइज था कि डिसेंट्रलाइज्ड? जवाब दो। मौर्य प्रशासन का जो ये विकेंद्रीकरण है, यानी इसमें स्वरूप तो विकेंद्रीकरण का था, लेकिन ये सभी संस्थाएं, ये सभी संरचनाएं केंद्र द्वारा प्रशासित हो रही थी। यानी अंतिम शक्ति आज उस समय भी किसके अंदर में थी? राजा के अंदर। तो स्वरूप विकेंद्रीकृत था, लेकिन जो संरचना का कार्य संचालन है वो केंद्रीकृत पे आधारित था। आगे बात समझ में? चाहे मंडल का कोई काम करे, चाहे विषयपति का कोई काम करे, चाहे स्थानिक, ये सबको रिपोर्टिंग किसको करेंगे? राजा को। यानी सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि स्थानिक विषयपति को, विषयपति प्रतिष्ठा को, प्रतिष्ठा युवराज को रिपोर्टिंग नहीं करेगा, बल्कि स्थानिक डायरेक्ट उठेगा, किसको रिपोर्टिंग कर देगा? विषयपति उठेगा, किसको रिपोर्टिंग करेगा? मंडल का प्रतिष्ठा उठेगा, किसको रिपोर्टिंग करेगा? और युवराज कर ही रहा है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के मामले में, यानी संरचना के कार्य संचालन के मामले में मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था। आगे बात समझ में? स्वरूप कैसा है? शक्तियों को विभाजित किया गया ना, ऐसे देखो, केंद्र, केंद्र से नीचे प्रांत, प्रांत से नीचे मंडल, मंडल से नीचे विषयपति, विषय के नीचे स्थानिक, स्थानिक के पीछे द्रोणमुख, द्रोणमुख के नीचे खारवाटिक, खारवाटिक के नीचे संग्राहक, संग्राहक के नीचे गाम। शक्तियों का विभाजन है, लेकिन स्पष्ट शक्तियों का सही विभाजन नहीं किया गया। पूरी शक्तियों का केंद्र किसके पास है? अभी भी राजा पास। तो याद रखना, स्वरूप में विकेंद्रीकृत दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य संचालन की दृष्टि से देखो तो मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है? नहीं समझे? चलो, अब ये तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल विकास, मतलब ऊर्ध्वाधर विकास है ये। तो ऊर्ध्वाधर विकास मतलब ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे स्थानिक, स्थानिक सॉरी विषय, विषय के नीचे स्थानिक, स्थानिक के नीचे द्रोणमुख, द्रोणमुख के नीचे खारवाटिक, इसके नीचे संग्रहण, और इसके नीचे गांव। ये है इसका ऊर्ध्वाधर विकास। किसका? प्रशासनिक संरचना का। ऊर्ध्वाधर विकास के साथ साथ इसको क्षैतिज विकास के तहत भी पढ़ा जाएगा। तो क्षैतिज विकास में जैसे केंद्र का प्रशासन, वैसे प्रांत का प्रशासन, वैसे ही हम इसमें नगर प्रशासन पढ़ेंगे, राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे और न्याय प्रशासन पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो ये है प्रशासनिक व्यवस्था का क्षैतिज विकास। तो पहले ऐसे पढ़ लें, फिर ऐसे पढ़ लेंगे। आए ना? चले। केंद्रीकृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, कहाँ तक फैला था? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थिति है वो ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कर्नाटक। हेलो हेलो, कौन? हेलो, हाँ, क्लास में बेटा। हाँ, किसको? कौन सी गाड़ी? नहीं, स्कूटी हटानी है।
तो हटा लो बेटा, क्लास चल रही है, ठीक है, हटा लो। तो चाहे अफगानिस्तान का तक्षशिला यानी पश्चिमी इसकी जो वो है सीमा है वो अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, और तुम देखना कि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो लगभग लगभग ऐसे फैला है। जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, और इसका पूर्वी हिस्सा पूरा बांग्लादेश, आ जाओ, पूरा मध्य प्रांत, गुजरात का गिरनार, जूनागढ़, बिहार अंग, आते आते महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के लेकर कर्नाटक तक, ये पूरा उसका साम्राज्य का विस्तार है। अशोक के काल में पूरी तरह से अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। कलिंग उसने जीता 261 में, हाँ है ना, कलिंग कब जीता? 261, और 261 बीसी में जीतने के बाद उड़ीसा वाला राज्य भी इसके भाग में आ गया। तो ये है स्थिति यहां तक, कर्नाटक से शुरू, जम्मू कश्मीर से शुरू कर्नाटक तक, और तक्षशिला अफगानिस्तान से शुरू बांग्लादेश तक। तो सोचो, इतने बड़े साम्राज्य को संचालित करने के लिए क्या कोई एक ही राजा सफिशिएंट है? तो राजा को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो वर्तमान में मंत्रिपरिषद है, तो उस समय भी, मेरी बात समझ गए? यानी ये संचालन जो होगा किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। यानी राजा को कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। वो प्रशासनिक अधिकारी मंत्रिपरिषद के रूप में हमारे सामने है, ठीक है, ले आए। तो केंद्र में मतलब राजा, राजा को सहायता देने के लिए, राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अच्छा, जब हम राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का ही राजा बना जिसका नाम बिंदुसार है, बिंदुसार का लड़का ही राजा बना जिसका नाम अशोक, ठीक। यानी राजा का जो पद था वंशानुगत था, लेकिन राजा जिस मंत्रिपरिषद का गठन करता था ये मंत्रिपरिषद वंशानुगत नहीं थी। यानी मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए व्यक्ति को एक परीक्षण से गुजरना पड़ता था, जिसको मौर्य प्रशासन में उपधा नाम से जाना गया। तो पूछा जाएगा उपधा परीक्षण किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में एक परीक्षा होती थी जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी आज की तुलना करो किससे? तो पहले प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू निकालो। इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद आप बनेंगे क्या? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। ठीक उसी प्रकार से अशोक की मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए या चंद्रगुप्त मौर्य की मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए आपको उपधा परीक्षण देना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही? अब मंत्रिपरिषद हो गई। आज चाणक्य अपनी अर्थशास्त्र में कह रहा है कि राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा को जनता का शोषण नहीं करना चाहिए, राजा को कल्याणकारी कार्यों में अपनी रुचि दिखानी चाहिए। ऐसे में राजा, सोचो अभी तक जब हम देखेंगे पूरा मध्यकाल तक, ध्यान देना, मध्यकाल प्राचीन काल, तो 2-3 अपवादों को छोड़ दो तो राजा कैसा है? निरंकुश है, ठीक। लेकिन मौर्य प्रशासन के तहत राजा कैसा है?
राजा कल्याणकारी राजा है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो। बिंदुसार तो फिर भी थोड़ा निरंकुश है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कैसे हैं? अशोक शुरू में कैसा था? चंड अशोक था, यानी भयानक खून खराब, आपने 99 भाइयों को मार के गद्दी बैठा। लेकिन 261 ईसा पूर्व में, यानी राज्याभिषेक के उसके 8वें वर्ष के बाद उसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया, और वो पूरी तरह से भेरी घोष से चेंज होकर किस में आ गया? धम्म घोष में। इसकी उल्लेख कहाँ मिला है? ये किस शिलालेख में कहा गया है कि मैं अब भेरी घोष से धर्म घोष में परिवर्तित हो चुका हूं? शिलालेख 4। गुड। रॉक एडिक्ट्स नंबर 4, इसमें वो खुद बोल रहा है कि मैं भेरी घोष से धम्म घोष में परिवर्तित, मतलब मैं निरंकुश था, लेकिन अब मेरा प्रमुख उद्देश्य जनता का हित करना है। तो तुम देखना, कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया कि नहीं कराया? क्यों कराया? अपने फायदे के लिए, जनता को साफ पानी मिले पीने के लिए, और जनता सिंचाई कर पाए। इसका उल्लेख कहाँ मिला? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के सहायता से बनवा रहा है, हाँ या ना? मेरी बात समझे? तो राजा निरंकुश नहीं था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ चाणक्य। अर्थशास्त्र में वो कह रहा है क्या? कि राजा को निरंकुश नहीं होना है। अगर निरंकुश राजा है तो अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए राजा को कल्याणकारी कार्य करने पड़ेंगे, और ऐसे कल्याणकारी कार्य करने के लिए राजा को प्रोत्साहित और राजा को सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद। चाणक्य ने फिर आगे कहा कि जिस राजा की मंत्रिपरिषद जितनी बड़ी होगी वह राजा उतना ही न्याय संगत। क्यों? मंत्रिपरिषद की संख्या मान लो कम है, 2 4 5 लोग हैं, तो राजा अगर प्रभुत्वशाली है तो अपने निर्णयों को इनके ऊपर थोप सकता है। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा है तो कोई ना कोई आवाज़ उठाकर राजा द्वारा किए गए असंगत कार्यों को रोक देगा। तो राजा क्या हो जाएगा? न्याय संगत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी उसको सही सलाह देने के लिए जब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो राजा की सलाह बिल्कुल सटीक होगी, और सलाह सटीक होगी तो वो जो कार्य करेगा वो कैसे होंगे? वो भी सटीक होंगे। समझ रहे हो? इस वजह से मंत्रिपरिषद की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और पूरे मौर्य प्रशासन में सबसे ज़्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या 500 थी। किसके काल में? बिंदुसार के समय। तो बिंदुसार के समय मंत्रिपरिषद की संख्या में अचानक से खूब तेजी से वृद्धि हो गई। ठीक है? तो राजा के बाद मंत्रिपरिषद। बिंदुसार के समय जिसकी संख्या 500, इनको वेतन 12,000 कर शापण। फिर सुनो, अगर मान लो मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य में अचानक से इमरजेंसी बन गई, क्या बन गया? आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या राजा प्रत्येक 500 लोग से सलाह लेने जाएगा? सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पदों को अलग किया गया, और मंत्रणा नामक एक नए विभाग का या संस्था का गठन किया, जिसमें इन 500 में से सबसे महत्वपूर्ण 5 लोग इसके सदस्य होंगे। यानी 500 मंत्रिपरिषद में जो अति महत्वपूर्ण के पद हैं उसमें कौन शामिल होंगे? वो मंत्रणा के सदस्य ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, है ना? ये कौन कौन है? तो पहला शब्द यानी पहला पद पुरोहित या प्रधानमंत्री या अमात्य। राजा का प्रमुख सलाहकार कौन है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य होगा, है ना? बिंदुसार के समय चाणक्य होगा और खल्लाटक होगा। यानी चाणक्य बिंदुसार के शुरुआती समय में प्रधानमंत्री था, और थोड़े समय बाद खल्लाटक उसका प्रधानमंत्री
बन गया। फिर अशोक गद्दी पे बैठा तो अशोक ने किसको बना दिया? राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। ये वही राधा गुप्त है, थोड़ा सुनो, जब अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, इसका उल्लेख कहाँ मिला है? सिंघली अनुस्मृति। तो जब अपने 99 भाइयों को मार रहा है, अशोक है कितने पुत्र भाई? अशोक को मिलाकर 101, जिसमें सबसे बड़ा उसका भाई सुसीम है, दूसरे नंबर का अशोक है और अन्य 99 उससे छोटे हैं। सिंघली अनुस्मृति बोल रही है कि अशोक ने 99 भाइयों का कत्लेआम किया और सुसीम उस समय, जब ये कत्लेआम चल रहा था तो सुसीम उस समय राजा बन चुका था, यानी बिंदुसार ने उसको राजा घोषित कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद अब मौर्य प्रशासन की गद्दी कौन संभालेगा। तो अपने बड़े भाई को उसने मारा नहीं, बल्कि उसको गद्दी से उतार दिया। और ये सारे कार्यक्रम में सहायता इसको किसने दी? इस वजह से राधा गुप्त के कार्यों से प्रसन्न होकर उसने क्या बना दिया? अपना प्रधानमंत्री। समझ गए? तो कौन हो गया पहला पद? पुरोहित। दूसरा युवराज, इसी को प्रांतपति भी कहा जाता है। 2 पद हो गए। तीसरा जो सेनापति है, इसको मौर्य प्रशासन में नायक की उपाधि दी गई। फिर सन्निधाता और समाहर्ता, ये 5 ऐसे प्रमुख पद थे जो मंत्री परिषद के भी सदस्य थे और अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ये मंत्रणा के भी सदस्य हो गए। अब आपातकाल होगा, अब अगर कोई बाहरी आक्रमण होगा तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार इन 5 से सलाह करके अपने कार्यों को संचालित कर देगा। आ गई बात समझ में? तो मंत्री परिषद के रूप में इसकी सैलरी कितनी है? लेकिन इन 5 लोगों की सैलरी 48,000 करशापड़ थी। ये करशापड़ मतलब चांदी का सिक्का है। आ गई बात समझ में? हाँ 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 हाँ, रिकॉर्ड समझ गए? आगे चले। इन 5 महत्वपूर्ण पदों के अलावा, यानी अब हमारे पास राजा है, राजा की सलाह के लिए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण पद मंत्रणा के पास है, और बचे हुए यानी 495, हम 500 लेके चल रहे हैं, 500 में 5 किसके हो गए? अब इन 495 में से और भी इसका विभाजन किया जाएगा तीर्थ और अध्यक्ष के रूप में। कौटिल्य कह रहा है कि 18 तीर्थों की चर्चा कर रहा है और 26 अध्यक्ष, या कहीं कहीं लिखा है 27। तो इस मंत्री परिषद में 18 तीर्थ थे और 26 या 27 अध्यक्ष थे, जो अपने एक विशेष विभाग के लिए काम करेंगे। और रिपोर्टिंग किसको करेंगे? समझ गए? तो इन्हीं तीर्थों में से 5 तो यही हो गए। ये 5 मंत्रणा के भी सदस्य हैं, 5 मंत्री परिषद के भी सदस्य हैं और 5 18 तीर्थों के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो पहला कौन हो गया? पुरोहित। दूसरा युवराज। तीसरा सेनापति। चौथा सन्निधाता, ये राजस्व से संबंधित है। 5वां समाहर्ता, ये टैक्स कलेक्टर है। यस और नो? इसके बाद कुछ और हैं, जैसे आटविक, ये जंगलों का संरक्षक, ठीक है, और है अंतपाल और दुर्गपाल और कार्मांतिक। कितने हो गए? 9 हो गए। कार्मांतिक हो गया, दौवारिक,
और भी कई सारे सदस्य हैं। सुनो देखो, बंद करो फोन यार। पहला पुरोहित, जिसका काम क्या है, ये प्रमुख सलाहकार है। दूसरा युवराज, ये प्रांतों का गवर्नर है। मौर्य साम्राज्य जितने प्रांतों में बटेगा उतने प्रांतों में एक गवर्नर होगा। तीसरा सेनापति। चौथा सन्निधाता, जो राजस्व को देखरेख कर रहा है। समाहर्ता, जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है। आठवीं जंगलों का प्रधान है। अंतपाल और दुर्गपाल। थोड़ा समझो, पाटलिपुत्र स्थापित है, पाटलिपुत्र के बगल में कोई शहर, तो पाटलिपुत्र भी घिरा होगा ना दुर्ग से। तो जो बाहरी सीमा, जो मतलब राज्य की आंतरिक सीमा है, राज्य की आंतरिक सीमा, इस बाउंड्री का जो रक्षा कर रहा है वो क्या कहलाएगा। और बिल्कुल अंत में, यानी जहां पे बाउंड्री खत्म हो रही है, जहां पर पाटलिपुत्र की अंतिम सीमा या मगध साम्राज्य की अंतिम सीमा या बिल्कुल छोर पे जो दुर्ग बने हैं, साम्राज्य के छोरों पर जो दुर्ग बने हैं, उसका संरक्षक कौन होगा। आगे बात समझे। तो दुर्गपाल अंतपाल में अंतर है। दुर्गपाल मतलब जो साम्राज्य के आसपास दुर्ग है उसकी सीमा रक्षा करने वाला, और जो बिल्कुल दूर दूर है बाउंड्री पर, उनकी रक्षा करने वाला अंतपाल कहलाएगा। आगे बात समझ में। जिस प्रकार से 18 तीर्थों की बात की गई, उसी प्रकार से कुछ अध्यक्ष, जिनकी संख्या 26 या 27 है। सब नहीं याद कर पाओगे, या किताब में जाके एक लिस्ट बना लेना, समझ लो कि क्या क्या काम है। जैसे एक है पन्याध्यक्ष, ठीक है। एक है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष मतलब सीता राज की भूमि थी, यानी राज्य के कंट्रोल में जो भूमि है उसका संरक्षक कौन करेगा, सीता अध्यक्ष। इसी तरह से सिक्के बनते थे, तो सिक्के जो टकसाल है, टकसाल का प्रधान कौन करेगा, लक्षणाध्यक्ष। इसी तरह से गणिकाध्यक्ष। मौर्य साम्राज्य में वैश्याएं भी थीं, उन वैश्याओं की देखरेख संरक्षित करने का अधिकार किसके पास, गणिकाध्यक्ष। फिर सुराध्यक्ष, उसी तरह से सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रधान। तो कुछ अध्यक्ष और कुछ तीर्थ हमें याद होने चाहिए, ठीक है। लिस्ट बना लेना, किताब में मिल जाएंगे। 18 की लिस्ट बना लेना, 26 की लिस्ट बना लेना, और 12 बजे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये पूछा जाता है समाहर्ता का संबंध किससे है, तो तुम्हें पता होना चाहिए राजस्व से संबंधित है। आठवीं कौन था, आठवीं जंगलों का प्रधान था, यानी जंगल का संरक्षण किसके हाथों में है, तीर्थ है, ठीक है। आठवीं की सहायता के लिए कोई और होगा। जैसे कार्मांतिक, ये कौन है, ये कारखानों का प्रधान है। किसका है, कारखानों का। तो जितने भी कारखाने हैं मौर्य काल में, वो किसके अंडर में होंगे, समझ गए। जैसे वर्तमान में गृह सचिव, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। अमित शाह के मतलब अंडर में पूरा गृह विभाग उनके अंडर में है। क्या अमित शाह पूरे अकेले काम कर लेंगे, तो अमित शाह की सहायता के लिए ये अमित शाह होगा, और ये अमित शाह की सहायता के लिए उसके सचिव हो गए। आगे नहीं समझे, तो सबकी सहायता के लिए अलग अलग पूरा कैटेगराइजेशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या देखा हमने, सबसे ऊपर राजा, राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का विभाजन मंत्रणा में, जिसमें 5 सदस्य, मंत्री परिषद से ही तीर्थ निकलेंगे जिनकी संख्या 18, मंत्री परिषद से ही अध्यक्ष निकलेंगे जिनकी संख्या 26 या 27। और ये सभी मंत्री किस परीक्षण से पास होंगे, उपदा परीक्षण इनको देना पड़ेगा। पास तो मंत्रिपरिषद के सदस्य, फेल तो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं बनाए जाएंगे। आगे बात समझ में, पक्का। तो राजा इन सभी लोगों की सहायता से इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का शासन और उसका संचालन कर पाता था, अकेले के बस की बात नहीं थी। अब देखो थोड़ा सा प्रांतीय प्रशासन। तो जैसे भारत देश राज्यों में बटा है, वैसे ही मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, कितने राज्यों में बटा था, कितने प्रांत में बटा था। तो देखना, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, उस समय संपूर्ण मौर्य साम्राज्य
3 प्रांतों में बटा था। कितने? 3। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे कौन बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार ने इस प्रांत में एक संख्या बढ़ा दी और कितनी हो गई? यानी बिंदुसार के समय मौर्य सम्राट कितने प्रांतों में बटा था? 4। उसके बाद इसका बेटा अशोक आया। अशोक ने कलिंग जीता, आया ना 261 ईसा पूर्व में, और एक संख्या और बढ़ा दी, कितना हो गया? तो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ? 5। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या, बिंदुसार के समय प्रांतों की संख्या, अशोक के समय प्रांतों की संख्या, और अशोक के बाद के समय प्रांतों की संख्या 5। इसके बाद कोई भी जीत नहीं हुई। आगे बात समझे? तो 5 प्रांतों में प्रांतों की संख्या 5। प्रांतों का अधिकारी प्रांतपति या गवर्नर। क्या कहा तुमने? प्रांतों का अधिकारी युवराज। हाँ, युवराज। युवराज शब्द से तुम्हें क्या लग रहा है? युवराज किसको कहते हैं? युवराज राजा के बेटे को कहते हैं। तो अधिकांश ये परंपरा थी कि जो भी प्रांत होगा, इस प्रांतपति, जो प्रांतपति होगा वो अधिकांश क्या होगा? राजा का बेटा ही होगा। लेकिन हमें कुछ अपवाद भी दिखे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया था? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसको बनाया? अपने बेटे को, किसी और को? बेटे को। अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण कैसे हुआ था? क्या नाम है उसका? पुष्यगुप्त वैश्य ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और पुष्यगुप्त वैश्य में कोई संबंध नहीं है। जैसे अशोक ने गिरनार या सौराष्ट्र का प्रांतपति किसको बनाया जब वो राजा बना? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ था, किसने कराया? अशोक ने। किसके? तो साप और अशोक के बीच कोई संबंध है? नहीं। अक्सर देखा गया कि युवराज का पद राजा का बेटा ही संभालेगा, लेकिन कुछ जगह ये परंपरा टूटती हुई नजर आई। तो युवराज मतलब युवराज मतलब राजा का बेटा, लेकिन सारे गवर्नर राजा का बेटे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है पुष्यगुप्त वैश्य जैसा योग्य हो, राजा उससे खुश होकर उसको भी प्रांतपति बना सकता था। ठीक है, नहीं समझे? तो समझो, जब, हाँ याद करो, जब बिंदुसार, याद करना, बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बार? 2 बार। पहला विद्रोह जनता ने किया और दूसरा विद्रोह वहां के अमात्यों ने किया। पहले जनता वाले विद्रोह को दबाया किसने? सुसीम ने। तो सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था, और सुसीम है कौन? बिंदुसार का बेटा है कि नहीं है? तो गवर्नर है और युवराज भी है। गवर्नर है, प्रांतपति भी है, युवराज भी है। फिर इसने जब दूसरा विद्रोह हुआ अमात्यों का, सुसीम जिसको दबा नहीं पाया, कौन दबाने आया? अशोक। जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो उस समय वो कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। गुड। तो दोनों बेटे किसके हैं? और दोनों बेटे गवर्नर भी हैं, प्रांतपति भी हैं। लेकिन आम परंपरा है, अक्सर कभी कभी ऐसा हुआ है कि राजा का बेटा प्रांतपति नहीं था। तो चाहे युवराज बोलो, चाहे प्रांतपति बोलो, चाहे गवर्नर बोलो, पांचों प्रांत किसके अंडर में काम करेंगे? 5 प्रांत है कौन से? तो पहले 3 प्रांत जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, कौन कौन से? पहला उत्तरापथ, ठीक है, दूसरा प्राच्य देश, और तीसरा अवंती। ठीक। बिंदुसार आया और एक संख्या और बढ़ गई, कितनी हो गई? तो उत्तरापथ, प्राच्य देश, अवंती, और जो एक संख्या बढ़ी है वो दक्षिणापथ है। यस और नो? अशोक आया, अशोक के समय कितनी संख्या हो गई? तो उत्तरापथ, प्राच्य देश, अवंती, दक्षिणापथ और आखिरी कलिंग। ये 5 का सीक्वेंस याद रखोगे? ऐसे कौन सा प्रांत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांत नहीं था? तो या तो दक्षिणापथ होगा या
कलिंग होगा। ऐसा कौन सा प्रांत है जो प्रांत बिंदुसार के समय नहीं था? आगे बात समझे? तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी राजधानी तक्षशिला। ये प्राच्य देश या मध्य देश जो बोलो, इसकी राजधानी जहां राजा बैठ रहा है, पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी, जब महाजनपद पढ़ाया है तुम लोगों ने, वीडियो देखा तब भी तुम्हें याद नहीं है, उज्जैन। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और कलिंग की राजधानी तोसली। ये था मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन। 5 प्रांत, 5 की राजधानी, 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। आ गई बात समझ में? ये उत्तरापथ मार्ग के बारे में एक मार्ग की भी चर्चा की गई है, थोड़ा देख लो। उत्तरापथ एक प्रांत भी है और उत्तरापथ एक मार्ग भी है, ठीक है? थोड़ा देखना। उत्तरापथ मार्ग की अभी लोकेशन बता रहे हैं। ये है उत्तरापथ मार्ग, जिसका पश्चिमी छोर कौन सा है? तक्षशिला। और ये है बांग्लादेश। तो उत्तरापथ मार्ग तक्षशिला को बांग्लादेश से जोड़ता था। क्या था? उत्तरापथ मार्ग कहां से कहां तक? तक्षशिला से बांग्लादेश को जोड़ने वाला मार्ग। किसने बनाया? उल्लेख कहां मिला है उत्तरापथ मार्ग का? अर्थशास्त्र। ठीक है? क्या दिख नहीं रहा है? सब दिख रहा है। नजर देखो, मन की नजर देखो, सब दिखेगा। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य ने बना दिया। फिर कौन आया? मध्यकाल में एक सूर शासक है जिसका नाम शेरशाह सूरी ने इस उत्तरापथ मार्ग का नाम बदला और क्या रखा? शेरशाह सूरी मार्ग। यानी वही उत्तरापथ है जो अब शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक? फिर इसके बाद कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेजों में एक आदमी है जिसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड है। और इस लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी मार्ग या उत्तरापथ मार्ग को चेंज करके क्या कर दिया? जीटी रोड। तो जीटी रोड का निर्माण कराया किसने? पढ़ते आ रहे शेरशाह सूरी नहीं, शेरशाह सूरी ने सिर्फ नाम चेंज किया। जीटी मार्ग पहले से अस्तित्व में था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। ठीक है? सिर्फ नाम चेंज करने से उसका निर्माण करता नहीं हो जाओगे। थोड़ा बहुत टूट गया होगा सड़क तो बनवा लिया होगा, लेकिन जो वास्तविक मार्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया है? समझ गए मेरी बात? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, शेरशाह सूरी के समय शेरशाह सूरी मार्ग कहलाया, लॉर्ड ऑकलैंड के समय जीटी रोड इसका नाम पड़ गया। तो वर्तमान में जीटी रोड। ग्रांट ट्रंक रोड, ग्रांट बहुत लंबा रोड है, ग्रांट ट्रंक रोड। 2 हाईवे हैं इसमें, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। यहाँ तक 1 होता है और इसके आगे 2 आज भी है। यानी इस रोड पे 2 हाईवे जुड़ जाते हैं। नहीं समझे? किसने बनवाए? बात समझ गए? गवर्नर। अब देखो, राजा को पता है, राजा को पता है कि उसका बेटा भी उसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है, क्योंकि इतिहास इसकी गवाही बार बार दे रहा। कब? हर्यक वंश का बिंबिसार के बेटे को, मतलब को किसने मारा? बिंबिसार को। क्या नाम है? बिंबिसार के बेटे का नाम क्या है जिसने उसकी हत्या करके, चाकू घोंप के हत्या करके उसको गद्दी बैठाला? अजातशत्रु। अजातशत्रु गद्दी बैठा, फिर इसका बेटा और खड़ा हो गया उदयन, अजातशत्रु को मार के उदयन गद्दी बैठा।
और ये मौर्य साम्राज्य से पहले की घटना है कि नहीं है? तो मौर्य राजाओं को पता है कि सत्ता प्राप्ति में या पॉलिटिक्स में आपका कोई सगा संबंधी नहीं है। जो अभी दोस्त है वो हो सकता है कल दुश्मन हो, जो आज दुश्मन है वो हो सकता है कल आपका दोस्त हो जाए। इस वजह से राजा नियुक्त तो कर रहा है प्रांतपति को, यानी उज्जैन में बन रहा है अशोक, है ना, लेकिन अशोक को खुला नहीं छोड़ा बिंदुसार ने। इसकी सारी एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए, प्रांतपति को मतलब कंट्रोल करने के लिए राजा हर प्रांतों में चर नामक अधिकारी को नियुक्त करता था, ताकि ये चर नामक अधिकारी इस प्रांत के प्रांतपति के मन में विद्रोह ना उत्पन्न हो। इसकी सारी रिपोर्टिंग किसको देगा? क्या तुम्हें केंद्रीय प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है? गवर्नर होने के बावजूद भी ये राजा के विपरीत कोई काम नहीं कर सकता था। तो राजा प्रधानमंत्री, प्रांतपति कौन हो गया? मुख्यमंत्री। वर्तमान की बात बता रहे हैं, राजा प्रधानमंत्री हो गया कि नहीं हो गया? और राज्यों में मुख्यमंत्री। ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री हो सकता है यहां षड्यंत्र कर दे और केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दे। इस विद्रोह को बचाने के लिए राज्य यानी सरकार केंद्र द्वारा किसकी नियुक्ति होती है वर्तमान में? राज्यपाल। और राज्यपाल का काम क्या है? राज्यों की प्रत्येक गतिविधि को प्रधानमंत्री के पास पहुंचाना। तो ठीक वैसे ही प्रांतपति क्या काम कर रहा है, इसकी प्रत्येक गतिविधि का आकलन किसको देगा? राजा को देगा। कौन? तो चर क्या हो गया? राज्यपाल। वर्तमान के राज्यपाल से तुलना की जा सकती है, हाँ या ना? की गई नहीं है, ये तुम सोचोगे करोगे खुद। कहीं किताब में नहीं लिखा कि प्रांतपति गवर्नर था, नहीं। वर्तमान के गवर्नर से तुमको जोड़ना है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि मौर्य काल के प्रशासन की रेलिवेंसी क्या है। रेलिवेंसी समझे? नहीं समझे? रेलिवेंसी क्या होता है? उसकी महत्वता आज भी जारी है कि नहीं है। ये जो प्रशासन है ये क्या खत्म हो गया कि इसके कुछ तत्व आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं ना। जैसे गांधी कभी इररिलेवेंट हो सकते हैं, गांधी के विचार कभी मर सकते हैं, तो गांधी आज भी रेलिवेंट थे, आज भी हैं, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। तो गांधी की रेलिवेंसी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से मौर्य प्रशासन की रेलिवेंसी भी आज हमें दिखाई दे रही है। आगे बात समझ में पक्का? अब आ जाओ, यानी ऊपर राजा, इसके बाद प्रांत में गवर्नर, और गवर्नर को संचालित या नियंत्रित करने के लिए चर, जो अपनी रिपोर्टिंग किसको दे रहा है। यहां तक समझ गए? अब प्रांतपति के अंडर में कौन है? मंडल। मंडल का प्रमुख कौन? प्रदेष्टा। प्रदेष्टा किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है? गवर्नर अपने सारे मंडलों को, जो भी गवर्नर के अंदर में मंडल हैं उनमें क्या करेगा? नियुक्त करेगा। किसको? प्रदेष्टा को। लेकिन नियुक्ति का अधिकार तो इसको है, लेकिन प्रदेष्टा अपनी रिपोर्टिंग समाहर्ता को देगा। और समाहर्ता किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है? तीर्थ है ना, वो किसके द्वारा नियुक्त होगा? तो समाहर्ता किसको रिपोर्टिंग करेगा? यानी हर एक स्तर पर आपको राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रशासन है कि विकेंद्रीकृत? आगे बात समझ में? ये सब जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। यानी मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। लेकिन प्रदेष्टा अपनी सभी रिपोर्टिंग या जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी प्रदेष्टा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल? समाहर्ता। और समाहर्ता किसको रिपोर्ट करेगा? तो इसका पूरी जो वो है, क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग पावर किसके हाथों में चली गई? चली गई। प्रदेष्टा के अंदर कौन है? विषय का प्रमुख विषयपति। नियुक्ति किसके द्वारा? लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके द्वारा? क्या तुम्हें केंद्रीय प्रशासन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा? विकेंद्रीकरण स्वरूप होने के बावजूद भी
ये अपनी समस्त रिपोर्टिंग किसको प्रस्तुत कर रहे हैं, समझ गए। नेक्स्ट, स्थानिक, स्थानिक का प्रमुख स्थानपति। फिर उसके बाद द्रोणमुख, कितने गांवों से मिलकर 400। द्रोणमुख के बाद तो कुछ गलत बोला क्या हमने, है ना। इसके बाद खारवाटिक का प्रमुख कहलाता था रज्जुक। और रज्जुक की नियुक्ति कौन कर रहा है, राजा की प्रांतपति, दिमाग लगाना। कौन सा अभिलेख है, शिलालेख, कौन सा शिलालेख है जो युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की बात कर रहा है, रॉक एडिक्ट। समझ गए। ये सभी रिपोर्टिंग किसको करेंगे, राजा को। ये नाम सुना है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक की नियुक्ति का प्रावधान किस रॉक एडिक्ट में किया गया, 5वें में। रॉक एडिक्ट के मतलब सॉरी प्रतिवेदक के तहत क्या कहा गया प्रतिवेदक के लिए, कि चाहे राजा अपने शयन कक्ष में हो, चाहे स्नान कक्ष में हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, यह प्रतिवेदक एक ऐसा अधिकारी है जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय उस राजा से मिल सकता है और जनता के प्रति जो भी सूचना है उसको राजा को डायरेक्ट प्रेषित कर सकता है। ऐसा क्यों, यदि जनता परेशान है तो तुरंत राजा उठे और जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। समझ गए। तो नियुक्त चाहे कोई भी करे, लेकिन रिपोर्टिंग करने का अधिकार किसके पास, राजा के पास। राजा किसी को भी तलब कर सकता है, तुरंत लाइन हाजिर करेगा, सस्पेंड कर देगा, निकाल देगा। नहीं समझे। जैसे कांस्टेबल, सबसे आरसी जो पद है, इसको सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है, कांस्टेबल को सस्पेंड कौन कर सकता है, एसपी कर सकता है। लेकिन यहां पर चाहे निचला पद जो भी हो, सस्पेंशन का अधिकार, टर्मिनेशन का अधिकार एसपी वेसपी को नहीं है, बल्कि, समझ गए। तो रिपोर्टिंग कैसे तगड़ी, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है ये प्रतिवेदक। तो ईमानदार रहेगा कि भ्रष्टाचारी हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर पता चल गई बात तो तुरंत नौकरी से हाथ धो बैठे होगे, आया ना। बात समझे। ये सब पूरी संरचना हमें मौर्य प्रशासन को जानने में सहायता प्रदान कर रही है। थोड़ा सा क्षैतिज विभाजन देख लो। आज यानी केंद्र, और केंद्र की तरह क्षैतिज कौन है, नगर प्रशासन। इस नगर प्रशासन की सटीक जानकारी हमें कहां से मिली, अरे यार हर चीज अर्थशास्त्र नहीं आएगी, बेहोश हो रहते हो क्लास में तुम लोग भाई। हर चीज अर्थशास्त्र, और वहां भी लिखे होंगे, यहां पे अर्थशास्त्र आएगा, नगर प्रशासन की सटीक जानकारी देने वाला ऑप्शन में पहला अर्थशास्त्र आएगा, टक टिक करके आ जाओगे, हैं नहीं लगाओगे। जब अभी तुम इंडिका नहीं बोल पा रहे, अर्थशास्त्र मुंह में चल रहा है, तो उस समय कैसे हम उम्मीद करते कि इंडिका आ जाएगा मन में, नहीं समझे। और नगर का प्रशासन किसके हाथ में, नगरक। और नगरक नगर पालिका, वर्तमान की नगर पालिका जैसी संस्था की तरह काम करता था। तो आज नगर पालिका जो देखते हो वही पूरा काम किसका है, नगर का। मेगास्ट्रीज ने बताया कि नगर प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से संचालित था। ठीक है। वो 6 समितियों में कितने सदस्य, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य। टोटल कमिटीज है कितनी, कितने सदस्य होगा टोटल, 30। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। ये बता चुके हैं ना। बताओ क्या है पहली, देखिए कितना याद है, पन्ना बंद करो। हाँ बताओ। उद्योग, उद्योग से संबंधित पहली समिति है। दूसरी, विदेशियों के आने जाने, उनके देख रेख और उनके रख रखाव के संबंध में। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत आ रहा है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, या कोई व्यक्ति भारत से बाहर जा रहा है विदेशी डेलीगेशन के रूप में, तो उसके साथ कौन जाएगा,
यानी वो कहाँ जा रहा है, चाइना जाएगा या श्रीलंका जा रहे थे अशोक के काल में, तो उनके साथ वहाँ जाकर वो कहाँ रुकेंगे, उनका कैसे रहन सहन रहेगा, ये सब कौन सेटल कर रहा है? दूसरी समिति। तीसरी जनगणना। चौथी व्यापार वाणिज्य। पांचवी बाजार नियंत्रण, यानी बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कम तौल रहा है या ज़्यादा पैसे ले रहा है, इन सब का नियंत्रण कौन करेगा? तुम्हें पता है ये इतना इम्पोर्टेंट समिति थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति अगर पूछा जाए तो कौन सी है? या तो ये है, या ये है, और या तुम्हें पता अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी मतलब भ्रष्टाचार करता दिखाई दिया, घोटाला, कम तोल रहा है या पैसे ज़्यादा ले रहा है और पकड़ लिया गया, तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। मतलब अगर 100 ग्राम कम तौल गए ना और पकड़ लिए गए तो लटका दिए जाओगे। समझे? नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण के बाद बाजार में क्या होगा? क्रय विक्रय होगा। कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग बेचेंगे। तो चाहे खरीदो चाहे बेचो, आपको वस्तु पर, प्रत्येक वस्तु पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और ये टैक्स कौन वसूलेगा? दिमाग लगाओ। सन्निधाता की समाहर्ता? समाहर्ता। आ गई बात समझ में? तो ये था नगर प्रशासन, ये था पूरा मौर्य काल का प्रशासन। क्या देखा? केंद्रीय प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ है? केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा है, प्रांत मंडल में, मंडल विषय में, विषय स्थानिक में, स्थानिक द्रोणमुख में, द्रोणमुख खारवाटिक में, खारवाटिक संग्रहण में और संग्रहण गांव में। यानी विकेंद्रीकरण स्वरूप तो हमें दिखाई दिया, लेकिन ये सभी अधिकारी डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजा को। इस वजह से इसके कार्य संचालन को देखें तो हमें दिखाई देगा कि मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से केंद्रीकृत था। समझ गए मेरी बात? फिर हमने देखा कि राजा इतने बड़े साम्राज्य को अकेले नहीं संभाल पाएगा, ऐसे में उसको एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होगी। इस मंत्री परिषद में जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं 5, वो किस पर हैं? वो मंत्रणा के अधीन है। कौन कौन से हैं? पहला पुरोहित है, दूसरा युवराज है, तीसरा सेना नायक है, चौथा सन्निधाता है और पांचवा समाहर्ता। इस मंत्री परिषद की जो सैलरी है वो कितनी है? 12,000 कर्षा पर। और इन मंत्रणा लोगों की सैलरी कितनी है? 48,000। मंत्री परिषद में ही 18 तीर्थ है और मंत्री परिषद में ही 26 या 27 अध्यक्ष है। सबके अलग अलग विभाग और सबके अलग अलग काम। तो 5 तीर्थ तो 5 जो मंत्रणा के सदस्य हैं वही ऑटोमेटिकली तीर्थ भी हो गए। और कर्मांतिक तीर्थ है, इसका काम क्या था? ये कारखाने की देखरेख कर रहा है। आटविक ये जंगलों की देखरेख कर रहा है। अंतपाल ये सीमा के अंत में जो दुर्ग है उनकी रक्षा कर रहा है। दुर्गपाल जो सीमा के अंदर दुर्ग है उनकी रक्षा कर रहा है। ऐसे कई सारे विभाग एक अलग अलग व्यक्ति के अधीन है। ठीक है, फिर क्या देखा हमने? प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन किसके द्वारा गवर्न हो रहा है? प्रांतपति या गवर्नर। इस गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राजा के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 3 प्रांत थे, बिंदुसार के समय 4 और अशोक के समय 5। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन और आखिरी में कलिंग जिसकी राजधानी तोसली। इन 5 प्रांतपतियों के माध्यम से इन 5 प्रांतों का शासन किया जाता था। लेकिन अगर ये प्रांतपति बिल्कुल संप्रभु हो जाते तो हो सकता था मौर्य साम्राज्य के लिए वो विद्रोह कर देते। इस विद्रोह से बचने के लिए प्रांतपति के साथ साथ राजा चर नामक अधिकारी को भी नियुक्त करता था और वो पूरी गतिविधियां किसको बताएगा? राजा को बताएगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गवर्नर को। फिर प्रांतपति के नीचे मंडल जिनका प्रमुख क्या है? प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा मंडल का प्रमुख होता था जिसकी नियुक्ति तो युवराज द्वारा हो रही है, लेकिन ये उत्तरदायी किसके प्रति है? राजा के प्रति। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। प्रतिष्ठा के नीचे विषय जिनका प्रमुख विषयपति,
जिनका प्रमुख विषयपति। विषयपति का काम क्या था? वो अपने जिले का प्रमुख होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? गवर्नर के द्वारा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? तो प्रत्येक चरण में जब देखोगे इसका ऊर्ध्वाधर विकास, तो नियुक्ति तो अपने जस्ट ऊपर वाले द्वारा हो रही है, लेकिन रिपोर्ट ये डायरेक्ट राजा को करेगा। जैसे खरवाटिक का प्रमुख रज्जुक है, रज्जुक भी किसको दे रहा रिपोर्टिंग? डायरेक्ट राजा को। ठीक है, फिर हमने क्षैतिज विकास देखा। तो सबसे पहले नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का प्रमुख कौन है? नगरक। ये वर्तमान की नगर पालिका की तरह ही कार्य कर रही थी। बताया मैगजीनीज ने अपनी इंडिका में कि नगर प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलाया था। वो 6 समितियां तुम्हारे सामने हैं, क्लास देखना और रट लेना। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं मौर्य काल के राजस्व के संबंध में या अर्थव्यवस्था। ठीक।